किस्से को आगे बढ़ाते हैं। और किस्सा ये है कि भाई ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक है, उसमें केसी के वैल्यू से हमें ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन के होने के कितने चांसेस हैं, या आपका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव है, क्या सीन है, तो हम केसी के वैल्यू से ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो केसी के 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, केसी वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू और मॉडरेट वैल्यू। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि केसी वेरी लार्ज कौन सा है? वेरी लार्ज केसी को तब आप कहोगे जब केसी का वैल्यू जो है वो मोर देन 10⁻³ हो। ठीक है, और वेरी स्मॉल तब कहोगे जब केसी का वैल्यू लेस देन 10⁻³ हो। तो मॉडरेट आप तब कहोगे जब केसी का वैल्यू 10⁻³ टू कितना हो, 10⁻+3 हो। यानी इससे ज्यादा हो, इससे कम हो तो आप मॉडरेट वैल्यू कहोगे। अगर 10⁻³ से कम है तो आप केसी का वैल्यू वेरी लो बोलोगे। अगर 10⁻³ यानी 1000 से ज्यादा है तो आप केसी को का वैल्यू वेरी लार्ज बताओगे। ठीक है, तो वेरी लार्ज वैल्यू केसी का मतलब क्या है? अब देखिए केसी मिलता कैसे है। केसी हमें मिलता है, एक सेकंड में इसका वादा कर लूं। वादा हो गया। ये वादा हो गया। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि हम कैसे डिसाइड करें कि भाई केसी लार्ज है, स्मॉल है, कितना है। तो केसी का वेरी लार्ज जो वैल्यू होता है तब होता है व्हेन केसी इज मोर देन हाउ मच, 10⁻³ यानी 1000 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 1000 से ज्यादा होना चाहिए। तो केसी का वेरी स्मॉल वैल्यू कब कंसीडर करेंगे? जब 0.001 होना चाहिए, यानी विच इज इक्वल टू 10⁻⁻3। 1 2 3 से ये -3। तो मॉडरेट वैल्यू कब कहेंगे? केसी जब जो है इन बिटवीन होना चाहिए, इन बिटवीन किसके, 10⁻³ टू 10⁻+3, यानी इन दोनों के बीच में है तो मॉडरेट वैल्यू कहेंगे। ठीक है, अब वेरी लार्ज वैल्यू बताता क्या है? देखिए 2 चीजें हैं। अब केसी का वैल्यू जो हमें मिलता है वो मिलता है प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से क्या करेंगे। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूं कि केसी जो है वो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करने पे मिलता है। ठीक है, तो रेशियो जो हम लेंगे या जो हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवाइड करने पर मिलेगा। प्रोडक्ट को आप रिएक्टेंट से डिवाइड करते हो। ठीक है, आपने प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवाइड किया। अब 2 चीजें हैं कि अगर जो है प्रोडक्ट मोर देन रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मोर देन रिएक्टेंट है, तो केसी इज इक्वल टू क्या होगा? केसी इज इक्वल टू मोर देन 1 होगा। सही है, कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा है इक्विलिब्रियम पे किससे, रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो केसी इज इक्वल टू क्या होगा? मोर देन 1 होगा। सिमिलरली अगर आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे, प्रोडक्ट से, तो केसी इज इक्वल टू क्या होगा? लेस देन 1 होगा। अगर जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली इक्वल है तो केसी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है बेटा, अब कितना ज्यादा है एक से, अगर 1000 से बढ़ जाता है तो आप वेरी लार्ज कंसीडर करोगे। ठीक है, यानी अगर प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट बहुत कम है, ठीक है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट बहुत कम है, इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट आपका बहुत ही अनस्टेबल है और वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। वो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट, यानी आपका जो रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। पर किसी एक चीज याद रखें कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी पूरा नहीं होता, 100% पूरा नहीं होगा। पर अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इससे एक बात जाहिर होती है। कौन सी बात जाहिर होती है? कि आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके वैल्यूज पे आते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ। ये 2 बातें समझ आ रही हैं छोटी छोटी। पहले ये बताएं कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवाइड करेंगे, अगर इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रिएक्टेंट से तो केसी का वैल्यू मोर देन 1 आएगा। तो मोर देन 1 तो आएगा, इसको वेरी लार्ज कब बोलेंगे? वेरी लार्ज तब बोलेंगे जब केसी का वैल्यू 1000 से ज्यादा होगा। जब केसी का वैल्यू 0.001 से कम होगा तो वेरी स्मॉल बोलेंगे। अब इनके दरमियान जितना भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा? मॉडरेट होगा। तो इनसे हमें पता क्या चलता है? ये पता चलता है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने से पहले रिएक्शन कितनी एक्सटेंट में हुआ था।
यानी रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, कितना जल्दी हुए या कितना देर से हुए, ये दो चीजें हम बता सकते हैं। तो बुक क्या कह रहा है, बुक ये बता रहा है हमें very large value of Kc shows that ratio of product to reactant at equilibrium is very large, ठीक है, and it infers reaction is nearly completion, कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो सकती, नियरली यानी 100% तो रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc क्या शो कर रहा है कि भाई प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत थोड़ी है, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं है, बहुत थोड़ी प्रोडक्ट बन रही है, रिएक्टेंट ज्यादा मौजूद है, यानी रिएक्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो भाई इन क्या शो कर रहा है, वेरी स्मॉल वैल्यू दैट रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम इज वेरी स्मॉल एंड इट इन्फर्स दैट रिएक्शन प्रोसीड्स हार्डली, यानी बिल्कुल ढगो पेड़ चल रहा है, ठीक है, आस्ता आस्ता चल रहा है एट इक्विलिब्रियम। इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ Kc क्या बताता है, shows that appreciable amount of both reactants and products are present at the equilibrium mixture। इसको मैं सेव करता हूँ। इसमें इस पेज में कोई प्रॉब्लम बेटा कि Kc का वैल्यू मोर देन 1 कब होगा, लेस देन 1 कब होगा, इक्वल टू 1 कब होगा, वेरी लार्ज किसको कंसीडर करेंगे, वेरी स्मॉल किसको, मॉडरेट किसको, एनी प्रॉब्लम बेटा? चलिए मैं इसको बताता हूँ और नीचे एक एग्जांपल दिए हुए हैं उसको देखते हैं। एग्जांपल पे जरा गौर करें। पहला रिएक्शन के मीथेन की क्लोरीनेशन जब होती है, क्लोरोमीथेन और HCl बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 10 टू पावर 18। तो इस Kc को आप क्या कंसीडर करोगे, वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल? वेरी लार्ज, यानी ये जो है आपका Vl है वेरी लार्ज, ठीक है, 10 टू पावर -31 वेरी स्मॉल, और 43 यानी 1000 और 0.01 के दरमियान है, यानी क्या होगा, ये मॉडरेट होगा, ठीक है, ये यहां से पता चल गया। अब ये जो वैल्यू आया है कैसे आया है, जब हमने क्या किया है, जब हमने Kc का वैल्यू ये जो हमें मिला है कौन सा, ओ ये वाला वैल्यू, ये तब मिला है जब हमने क्या किया है कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है। तो भी यानी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मौजूद है और रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत थोड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन, कौन सा, फॉरवर्ड रिएक्शन, कौन सा, फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन, के लगभग ये पूरा हो गया है, क्योंकि 100% पूरा तो कभी होगा नहीं, तो काफी हद तक यानी फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट प्रोडक्ट की बना चुका है और इक्विलिब्रियम पे बहुत ही थोड़ी मिकदार रह गई है, किसकी, रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट बहुत कम है और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें और क्या आप देखते हो कि अगर Kc का वैल्यू लार्ज है तो उससे और इनडायरेक्टली और क्या पता चलता है कि भाई Kc जो है, Kc आपका कितना था, 1.2 इंटू 10 टू पावर 18 फॉर किस रिएक्शन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरोमीथेन प्लस क्या बना, HCl, ठीक है, कि प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या आपको पता चल रहा है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वेरी लो है कि वेरी हाई है, वेरी लो होगी, और प्रोडक्ट की क्या होगी, वेरी हाई होगी, यानी इसकी प्रोडक्ट, इसकी जो कंसंट्रेशन है वेरी लो है, इसका मतलब क्या हुआ, जो रिएक्टेंट है आपका वो हाईली स्टेबल है कि हाईली रिएक्टिव है, रिएक्टिव होगा कि हाईली स्टेबल होगा, अगर रिएक्टिव स्टेबल होता तो उसी फॉर्म में होता, जो रिएक्टिव होता है वो खुद में स्टेबल नहीं है, इसलिए वो दूसरी फॉर्म में चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। ये बात समझ आ रही है बेटा कि भाई ये जो रेशियो आया है इसको इससे डिवाइड करने पे आया है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी प्रोडक्ट स्टेबल है, वो नहीं चाहती कि मैं वापस रिवर्स होके रिएक्टेंट की तरफ जाऊं,
पर रिएक्टेंट बहुत लो कंसंट्रेशन है, मतलब इसकी ज्यादातर अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, ये खुद में अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा, ये हाईली स्टेबल होगा, ठीक है। इन दोनों चीजों से और क्या इन्फर हो रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पर क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो 100% पूरा नहीं होता। ये चीज समझ आ रही है बेटा? इस चीज में कोई दिक्कत, दरवाजा तो बंद कर, इस चीज में कोई प्रॉब्लम बेटा? क्लियर है? अच्छा, इसको अगर आप रिवर्स पे ले जाओगे तो वही बात होगी, सेम बात होगी। अब रिवर्स में कौन सा एग्जांपल है, नाइट्रोजन 2NO कितना है, 4.5 × 10⁻30, नाइट्रोजन प्लस O2 2NO, और जो Kc का वैल्यू है फॉर दिस रिएक्शन Kc इज इक्वल टू 4.5 × 10⁻31, ठीक है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो ये वेरी स्मॉल वैल्यू क्या बता रहा है, Kc का वैल्यू, यानी प्रोडक्ट की वेरी लो कंसंट्रेशन है, ठीक है बेटा, स्टार ब्रैकेट मींस कंसंट्रेशन, इसकी वेरी हाई कंसंट्रेशन है, मतलब रिएक्टेंट ऑलरेडी स्टेबल है, ये नहीं चाहता कि मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हूं, ये इसी फॉर्म में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो क्या होगा, ये हाईली क्या होगा, स्टेबल, ठीक है, और ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट अपनी फॉर्म में ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन हार्डली प्रोसीडिंग, और आप कह सकते हो स्लोली प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी बहुत ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने से पहले रिएक्शन बहुत ही धीमे आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है, यानी रेट क्या होगा, स्लो होगा, और यील्ड जो है वो बहुत ही पुअर होगी, प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगी, ठीक है। तो मॉडरेट वैल्यू में समझ जाएं कि दोनों एप्रिशिएबल अमाउंट में मौजूद होंगे, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट भी मौजूद होगा, प्रोडक्ट भी मौजूद होगा, यानी दोनों जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वली जो हैं वो क्या है, रिएक्टिव हैं और स्टेबल हैं, रिएक्ट भी कर रहे हैं, स्टेबल भी हैं, दोनों की कंपैरेबल स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी है, इस वजह से जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, मॉडरेट है, ठीक है। इन तीन चीजों में कोई डिफरेंस बेटा, इन तीन चीजों में मॉडरेट में, स्मॉल में आपको पता चल गया कि क्या होने जा रहा है। टोकरा पूछ रहा है कि अगर इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो फिर क्या होगा, ये बन जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिवर्स। भाई इसको आप इधर ऐसे कर रहे हैं तो ये लो हाईली रिएक्टिव ये इस साइड पे आ जाएगा, और ये वेरी हाई और ये स्टेबल इस साइड पे चला जाएगा, चेंज हो जाएगा सिनेरियो जो है, जो चीजें फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही हैं रिवर्स में उनके बिल्कुल क्या होंगी, रिवर्स होंगी। तो जो कंडीशन इस साइड पे है वो आप इधर पूरा का पूरा यानी मिरर बना के इधर कर लोगे, ठीक है, और कुछ नहीं। चलें इसमें अब इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी टेस्ट के बाद करेंगे, ठीक है, टेस्ट हो जाए आपकी। तो आज हम जो है एक ली चेटलियर प्रिंसिपल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो खुद कर लेना, टेक्स्ट बुक वाले जितने भी प्रॉब्लम है वो मैं आपको खुद करवा लूंगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, ली चेटलियर प्रिंसिपल। तो इसकी दो ही एप्लीकेशन थी, थोड़ा सा मैं रिपीट कर लूं कि QC और KC को कंपेयर करके आप डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन मालूम कर सकते हो। अगर QC कम है, KC ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये चीजें भूलने की नहीं है, इसमें दो चीजें, रटा भी है, कॉन्सेप्ट भी है। अगर आप कॉन्सेप्ट को ज्यादा फॉलो करोगे, ठीक है, तो आगे चल के परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा देर आपके साथ चलेगा, रटा फॉर अ टाइम भी आपका साथ देगा, फिर भूल जाओगे। अगर QC लार्जर देन KC है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर QC इक्वल टू KC है तो फिर, क्योंकि ली चेटलियर प्रिंसिपल भी QC और KC की कंपैरिजन पे ही चलेगा। ऐसा फैक्टर जो QC को कम करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा रिएक्शन को, जो QC को KC से बढ़ाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा। अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगा। अब ली चेटलियर प्रिंसिपल में रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, उसको हम डिस्टर्ब करेंगे, फैक्टर्स ऐड करके उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करेंगे। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो रिएक्शन लेफ्ट साइड जाएगा या
राइट साइड। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता क्या है, इसको देखते हैं। हम बात करते हैं किसकी, ली चैटलियर प्रिंसिपल। इस लॉ को also called law of mobile equilibrium, also called law of mobile। मोबाइल कौन सा, जो हम देखते हैं? नहीं, मोबाइल मीन्स मूविंग इक्विलिब्रियम। क्यों कि इसमें हम कुछ कंडीशंस यूज करते हैं जिसपे इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाती है। इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है जब हम कोई चेंज करेंगे। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था कि अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, आप प्रेशर चेंज करते हो, आप टेम्परेचर चेंज करते हो, आप कंसंट्रेशन चेंज करते हो, तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब होगी। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो आपका जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड में जाएगा टुवर्ड्स राइट साइड, या बैकवर्ड में आएगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो बुक क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, और टॉपिक है हमारी ली चैटलियर प्रिंसिपल कि कौन से फैक्टर हैं जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, कैटलिस्ट डिस्टर्ब करता है? नहीं करता। कौन करता है? प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। हमने ये तीन फैक्टर देखे हैं। ठीक है, our area of study in this section is how an equilibrium system becomes temporarily unbalanced by change in experimental conditions such as temperature, pressure and concentration of reacting species। कि भाई इस एरिया में, इस टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और हम उसकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करते हैं, तो आपका जो रिएक्शन है वो किसी न किसी एक्सपेरिमेंट में हो रहा होगा, और हर एक्सपेरिमेंट की कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं। कंडीशन किस चीज की? रिएक्शन की कंडीशन होती है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती हैं। उसमें हमने सिर्फ चार प्रॉपर्टीज देखी हैं, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, उसके बाद कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। ये कंडीशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यही बात बता रहा है भाई कि स्पेशली हाउ द सिस्टम रीस्टोर बैलेंस बाय स्पीडिंग आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। दीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब चेंज कंसंट्रेशन वगैरह रिएक्शन पैरामीटर में अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कि भाई जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आप रिएक्शन कंडीशंस चेंज करते हो, आप प्रेशर चेंज करते हो, आप टेम्परेचर चेंज करते हो, या आप कंसंट्रेशन चेंज करते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, इन आइदर केस आपका जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगा, क्योंकि कंडीशंस चेंज करने से या तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा या फिर बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। फॉर अ टाइम बीइंग टेम्पररीली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आगे क्या होगा वो हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल गाइड करेगा। कैसे गाइड कर रहा है कि जब आप इक्विलिब्रियम सिस्टम पे कोई भी स्ट्रेस लगाते हो, कोई चेंज लगाते हो, तो टेम्पररी जो बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बट अल्टीमेटली जो हमने चेंज की है, ठीक है, जो हमने चेंज की है उस चेंज के नतीजे में, ठीक है, या तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा या बैकवर्ड होगा, तो इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो शिफ्ट होगी, या लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी न किसी डायरेक्शन में जाएगा फॉर अ टाइम बीइंग। और फिर वो क्या करेगा, उसके बाद उसकी कोशिश होगी कि ये जो चेंज हुई है इसके इफेक्ट को कैंसिल किया जाए, कैसे कैंसिल किया जाए? फॉर एग्जांपल आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो इक्विलिब्रियम पे, तो कौन सा रिएक्शन बढ़ जाएगा? फॉरवर्ड, या स्पीड किसकी बढ़ जाएगी? फॉरवर्ड की। तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्या होगी? और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो क्यूसी पे क्या होगा? क्यूसी कम हो जाएगा, क्योंकि क्यूसी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जितनी प्रोडक्ट बढ़ेगी क्यूसी बढ़ेगा, प्रोडक्ट कम होगी रिएक्टेंट बढ़ेगा, क्यूसी कम हो जाएगा, और क्यूसी कम हो तो रिएक्टेंट का डायरेक्शन
फॉरवर्ड होता है। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। इन 1884 ली चैटलियर, अ फ्रेंच केमिस्ट, इंट्रोड्यूस्ड अ जनरल रूल आफ्टर लॉन्ग रिसर्च ऑन हाउ एंड व्हाई द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय सम चेंजिंग कंडीशन, कि कुछ कंडीशन चेंज करते, दिस आल्सो नोन एज ली चैटलियर प्रिंसिपल। और मैंने आपको बताया आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोबाइल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मोबाइल, मोबाइल मीन्स मूविंग। तो इसमें हम यही देखेंगे ना कि कंसंट्रेशन चेंज करने से या कोई भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम लेफ्ट राइट घूम रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसका एक्सटेंट क्या कर रहा है कि इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस, कि हम एक सिस्टम है, एक रिएक्शन है जो एक फिक्स कंडीशन पे हो रहा था, इक्विलिब्रियम स्टेबलिश था, हमें खुजली हुई और हम जो है क्या कर रहे हैं कि उसकी जैसे कोई भाई बच्चा होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो किसी को धक्का दे देता है, ठीक है, तो कभी कभी एसिड वगैरह लग जाता है, ठीक है, तो फिर पता लग जाता है, पर वो जो उसको है तो वो तो जो है न रहेगा ना, समझ गए, जो है वो तो रहेगा। तो इफ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस सच एज concentration, pressure or temperature is applied to a system at equilibrium, कि अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं सिस्टम पे, है ठीक है, तो अगर हम वेरी गुड, तो एक मरतबा मेरी टक्कर हो गई थी दरख्त से, मैं तो खड़ा था, दरख्त उखड़ के आगे जाते रहा, मैं इधर ही खड़ा था। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हुआ था, तो यानी मेरी फोर्स अप्लाई जो है वो ज्यादा थी। मैं सोच रहा हूं कि अगर रहमान बाबा का किसी से लग जाए तो भाई क्या बात थी कि इफ एन स्ट्रेस सच एज कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई टू सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, क्या होगा, द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड टेंड्स टू शिफ्ट इन अ डायरेक्शन टू ऑफसेट, के फिर वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा कि इस चेंज को अंडू करे, इस स्ट्रेस को मिनिमाइज करे, कम करके इक्विलिब्रियम की तरफ वापस जाए। अल्टीमेटली कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। इसी वजह से हमने उस दिन पढ़ा था कि जो केसी का वैल्यू है, केसी का वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से चेंज होता है, पर केसी का वैल्यू कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज नहीं होता, प्रेशर चेंज करने से, वॉल्यूम चेंज करने से कुछ उसमें चेंज नहीं है, हाँ टेम्परेचर चेंज करने से फर्क आता है। ठीक है, तो उसका एविडेंस भी था, कल हमने पढ़ा था कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, समझ जाए एक बात, कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर केसी को डिक्रीज करेगा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर केसी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये कल दो एग्जांपल पढ़े थे हमने, एक था डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू NO एंड O2, उसमें क्या था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ रहा था, और जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया थी, अमोनिया का रेट टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा था, कम। ठीक है, तो ये दो चीजें कल हमने देखी थी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में भाई कह रहा कि दो पार्ट है, इस स्टेटमेंट में दो पार्ट है। पहला क्या है, there are two parts in the leach edit, पहला ये कि first part which refers to the disturbance on equilibrium means के पहला पार्ट ये है कि equilibrium डिस्टर्ब होगा। कैसे डिस्टर्ब होगा, कब डिस्टर्ब होगा, जब आप हरकत करोगे, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप प्रेशर बढ़ाओगे, यानी आप कोई ना कोई चेंज करते हो, तो जैसे ही आप कुछ कोई फैक्टर चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्बेंस काज होगी। तो फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि द फर्स्ट पार्ट रिफर्स टू द डिस्टर्बेंस ऑन इक्विलिब्रियम मींस अल्टरिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, अल्टरिंग मींस चेंजिंग, push the system temporarily out of equilibrium so that QC will no more equal to KC, कि QC का वैल्यू जो है वो अब KC के बराबर नहीं रहेगा। अगर QC KC के बराबर रहेगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, तो रिएक्शन किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। पर अगर QC चेंज हो जाता है, QC KC से चेंज हो जाता है तो रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में नहीं होता। तो अब रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा, लॉ कहता है कि फिर रिएक्शन इस तरह से एक्ट करेगा कि जिस डायरेक्शन में चेंज हुई है, रिएक्शन जो है उस डायरेक्शन से अपोजिट जाके इस चेंज को मिनिमाइज करके वापस इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। मैं इसको सेव करता हूं, जरा नीचे आते हैं।
एक मतलब फिर कि इसकी स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है कि which refers to the disturbance of equilibrium means altering the in the experimental condition push the system temporary out of equilibrium। कि जब हम क्या करेंगे कि कोई भी फैक्टर चेंज करते हैं तो फैक्टर चेंज करने से क्या होगा कि QC जो है नाउ इट इज नो मोर बिकम इक्वल टू KC। अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा कि रिएक्शन इज आउट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, रिएक्शन की पोजीशन चेंज हो चुकी है। ठीक है बेटा। अच्छा आगे क्या है, नो मोर इक्वल टू द KC, यानी सेकंड पार्ट विच स्पेसिफाइज शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन टू लेफ्ट और राइट। देखिए इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम होता है, वो तो लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब हुई है। पहले एक बैलेंस था, ठीक है, अब बैलेंस जो है वो थोड़ा इधर जाएगा या उधर जाएगा ताकि चीजें वापस रिस्टोर हो सके। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, किधर गया भाई, वेयर इज द सेकंड पार्ट, no more the second part which specifies the shifting of equilibrium position to the left or right means system tends to repair equilibrium, कि सिस्टम जो है वो अब इक्विलिब्रियम की में जो खराबी आई है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा, यानी वो जो चेंज हमने की है उस चेंज को अंडू करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेस एंड टेंड टू अटेन अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर QC इज इक्वल टू KC। के अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन न्यू हो जाएगी जिसमें क्या होगा कि QC अगेन दोबारा जो कंडीशन चेंज करने से अनइक्वल हो गया था अब क्या हो जाएगा इक्वल, बट इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेगा, वक्त लेगा। यानी जिस टाइम आप क्या करोगे, चेंज इंपोज करोगे, चेंज अप्लाई करोगे, स्ट्रेस अप्लाई करोगे, उस वक्त इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, पर कुछ वक्त के बाद दोबारा रिस्टोर हो जाएगा। कुछ वक्त के बाद दोबारा क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, पर इतना जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो वी नो स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ अबव मेंशन फैक्टर, तो इसको अभी अप्लाई करना है। तो पहला फैक्टर जो है वो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इसको थोड़ा अंदर से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपको ये आना चाहिए कि भाई व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। दो बातें याद में रखें कि भाई रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये बात तो क्लियर है। ठीक है बेटा, अब अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है भाई, तो एक सिस्टम है जो कि A और B KC इक्वल एक्स वैल्यू है कोई भी। ठीक है, हमने क्या किया, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था, कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख रहे हैं, हमने क्या किया, हमने A की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई है A की। ठीक है, तो इधर इक्विलिब्रियम पे था तो KC इक्वल टू किसके बराबर था, QC। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू कैसे मिले थे, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवाइड किया था, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवाइड किया था। तो अभी क्या बढ़ाया आपने, अभी आपने क्या बढ़ाया, क्योंकि आपका जो KC होगा वो तो होगा प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है तो आप समझ लें कि अगर आप डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो रेशो कम हो जाएगा, न्यूमरेटर बढ़ाते हैं तो रेशो क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अभी आपने रिएक्टेंट बढ़ाया है कि प्रोडक्ट, तो रेशो क्या होना चाहिए, कम, यानी QC क्या होगा, यानी इस कंडीशन में क्या हो गया कि QC जो है वो लेस देन क्या हो गया, KC। जब QC लेस देन KC होगा कंडीशन क्या होगी, प्रोडक्ट कम है या रिएक्टेंट ज्यादा है, इधर इसमें क्या है, प्रोडक्ट कम है कि रिएक्टेंट ज्यादा है, दोनों सही हैं। ठीक है बेटा, अगर दोनों सही हैं, प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, ठीक है, तो व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, यानी जब कभी भी आप किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, जब कभी भी किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ जाएगी किससे, प्रोडक्ट से, न्यूमरेटर बढ़ जाएगा किससे, डिनोमिनेटर से, सॉरी डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा न्यूमरेटर से, तो आपका जो QC है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किससे, KC से, तो फिर डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। सिमिलरली दूसरी कंडीशन है, आपने क्या किया कि B, आपने प्रोडक्ट को निकाल लिया, आपने क्या किया, इस रिएक्शन से B प्रोडक्ट को निकाल लिया, तो प्रोडक्ट की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो रिएक्टेंट की अमाउंट क्या हो गई, बढ़ गई। अगेन सेम कंडीशन है, क्या होगा,
QC इज लेस देन क्या होगा KC, रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि भाई आपने A की कंसंट्रेशन कम कर दी, A की कंसंट्रेशन कम की तो प्रोडक्ट बढ़ गई, यानी ऊपर वाला ऐसा बढ़ गया, ऊपर वाला बढ़ गया, नीचे वाला कम हो गया। ठीक है, तो QC क्या हो जाएगा, मोर देन KC। QC क्या हो जाएगा, QC इधर क्या था, लेस देन, इधर क्या हो जाएगा, मोर देन KC। तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर आप क्या करते हो कि आपने B की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, B यानी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की बढ़ गई तो QC क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। QC बढ़ जाएगा तो क्या होना चाहिए, QC इज मोर देन KC, बैकवर्ड है। ये चार बातें समझ आ रही हैं, बस इतना बताओ। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है, QC KC के हट से अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा, कहां जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट की कम करोगे, बस एक सिंपल सा फंडा समझिए, रिएक्शन और इक्विलिब्रियम पोजीशन मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, हाई कंसंट्रेशन टू लो। अच्छा, अब आपने इसकी बढ़ाई तो कम किसकी हुई, इक्विलिब्रियम इधर आएगा। आपने इसकी बढ़ाई तो कम किसकी हुई, इधर जाएगा। आपने बी निकाल लिया, बी निकाल लिया तो किसकी कंसंट्रेशन कम हुई, बी की तरफ जाए। तो सिंपल सा फंडा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। अब आप किसकी कम कर रहे हो, किसकी ज्यादा कर रहे हो, यानी टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन जाएगा, जिसकी कम करोगे उधर आएगा, जिसकी ज्यादा करोगे उसकी अपोजिट साइड जाएगा। बात समझ आ रही है, जिसकी कंसंट्रेशन कम करोगे तो उसकी कम हुई है तो उसकी तरफ आएगा, जिसकी बढ़ा रहे हो तो उसकी अपोजिट साइड जाएगा क्योंकि दूसरे की कम हुई है। ये दो बातें समझ आ रही हैं। ठीक है, चले बेटा, ओके, इसको अभी हम अप्लाई करते हैं, नीचे एग्जांपल दिए हैं उससे अप्लाई करते हैं। अब ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम नीचे एक्सप्लेन करते हैं। भाई लोगों जरा एक सेकंड इसको देखो, भाई एडिंग मोर, अब ये रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, अब ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है। एडिंग मोर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट की आप बढ़ा रहे हो। केसी का वैल्यू कैसे मिला था भाई, केसी का वैल्यू हमें मिला था प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से क्या किया, डिवाइड किया है। हम क्या बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट, तो रेशियो क्या हो जाएगा, कम कम हो जाएगा, यानी QC लेस देन KC होगा। जब QC लेस देन KC होगा तो डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब हम क्या, रिमूविंग कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी अगेन वो चीज देखें, हमने इसको इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज हो गई, रिएक्शन इस डायरेक्शन। अब कह रहे हैं हम इसको रिमूव करते हैं, रिएक्टेंट को, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन, टुवर्ड्स रिएक्टेंट और टुवर्ड्स प्रोडक्ट, टुवर्ड्स रिएक्टेंट, सिंपली इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बढ़ाई है, ये सॉरी इसको कम किया है तो प्रोडक्ट बढ़ गई तो QC बढ़ जाएगा, QC क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इसको इस टेबल को खुद समझने की कोशिश करें कि आप इधर हाथ रख के देखें कि भाई ये रिएक्शन है, इस कंडीशन को देखें और देखें कि आपका जहन क्या कहता है कि फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड जा रहा है। बस ये खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछें। इधर मैं जो है दीवार बनता हूं, आप इधर देख के डिसाइड करें, लगभग दीवार है, इधर भी चले, खुश खुश, हाँ, खुद सोचें कि भाई एडिंग CO और H2 क्या होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बता दे जाओ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, एडिंग कौन सा है, CO और H2 इधर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद है रिमूविंग CO और H2, फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड क्योंकि हम उसको रिमूव करें। अच्छा, उसके बाद एडिंग CH4 एंड H2O, प्रोडक्ट ऐड करें, बैकवर्ड जाएगा। अच्छा, उसके बाद रिमूविंग CH4, प्रोडक्ट रिमूव करें, दैट्स इट। ठीक है, ये फंडा है सिंपल जो आपको समझना है। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बेटा, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके बेटा। आगे आने
चले आपकी चंद्राई को मद्देनजर रखते हुए हम भी थोड़ी चंद्राई करते हैं। चले बेटा ब्रेक करें।